नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। न्यूज 18 ने आधार फर्जीवाड़े की परत दर परत पड़ताल की है। किस तरह आधार केंद्रों के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उसके लिए कैसे सरकार के सुरक्षित स्वान नेटवर्क में सेंधमारी की जा रही है, आइए पहले पूरा मसला समझते हैं। एमपी के सरकारी दफ्तरों में ऐसा नजारा आम नहीं है। बंद दरवाजों के बाहर लैपटॉप लेकर फर्श पर बैठे ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो दफ्तर का ताला खोल अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठे? और अगर नहीं तो फिर इतनी शिद्दत के साथ सरकारी दफ्तर में कौन सा काम कर रहे हैं? इसकी इजाजत इन्हें दी किसने है? न्यूज 18 के संवाददाता ने इन्हीं से ये सारे सवाल किए। इनका जवाब क्या था, सुनिए जरा। कोई आ रहा हो, कहाँ से आ रहा हो? आप कौन हो? आप कौन हो? कौन स्टेशन? है? क्या नाम है आपको? विकास। पूरा नाम? आप लोग शासकीय कर्मचारी हो क्या? शासकीय कर्मचारी हो? कार्ड वगैरह बनवा? कार्ड वगैरह बनवा हो? रिपोर्टर के सवाल पर पूछने पर पता चला कि ये शासकीय कर्मचारी नहीं हैं। तो फिर कौन है ये लोग? ये जानने से पहले पूरा माजरा जानना जरूरी है। दमोह का मामला है ये, ऐसा मामला जो लोगों की गोपनीयता के साथ ही देश की सुरक्षा तक से जुड़ा हुआ है। आधार नंबर देश के हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान देता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या मोबाइल का सिम कार्ड लेना, इन सब के लिए आधार बेहद जरूरी है। आधार से लोगों के नाम, पते से लेकर बायोमेट्रिक तक की जानकारी मिल जाती है। इसका गलत इस्तेमाल कर लोगों की पहचान चुराई जा सकती है। फर्जी दस्तावेज के सहारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। आधार रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए देश भर में आधार केंद्र बनाए गए। लेकिन दमोह में नियमों को दरकिनार कर फर्जी तरीके से आधार केंद्रों का संचालन हो रहा है। इतना ही नहीं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि स्वान में भी सेंधमारी की जा रही है। स्वान सरकार की ओर से स्थापित नेटवर्क है जिसके जरिए सुरक्षित तरीके से सरकारी काम होते हैं। लेकिन दमोह में जिला कलेक्ट्रेट में जाकर स्वान नेटवर्क में सेंध लगाई जा रही है। इस फर्जीवाड़े के तार फर्जी आधार केंद्रों से जुड़े हुए हैं। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अधिकारी रिपोर्टर से ही सबूत मांगते नजर आए। आप उनका एक आध वीडियो और फोटो दीजिए, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। तो आपके पास में सीसीटीवी है, डेली आती हैं, कुछ लोग चोरी करते हैं। आप मेरे को बता दें, मैं उनके अगेंस्ट में बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, मैं दिखवा भी देता हूँ उसमें। स्वान जैसी नेटवर्क की सर चोरी अपने नहीं, आपने जो कहा है ना, आप इसको बताइए कि कौन करता है, कैसे करता है, विद एविडेंस आप दीजिए, बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि MPSEDC की ओर से आधार केंद्र शासकीय कार्यालयों में स्वीकृति के बाद ही रजिस्टर किए जाते हैं, जो सिर्फ स्वान नेटवर्क पर ही काम करते हैं। लेकिन यहां अवैध आधार कार्ड मशीन संचालक स्वान नेटवर्क में सेंधमारी करते हैं। ये सुबह के समय कलेक्ट्रेट भवन के ई-गवर्नेंस ऑफिस के बाहर से स्वान नेटवर्क पर अपना काम करते हैं। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इनके पास स्वान नेटवर्क का पासवर्ड आता कहां से है। आधार फर्जीवाड़े से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। न्यूज 18 ने इस फर्जीवाड़े की परत दर परत पड़ताल की, जिसमें हैरान कर देने वाले और भी कई खुलासे हुए हैं। धर्मेश पांडे, न्यूज 18, दमोह। तो आपने देखा कि कैसे स्वान नेटवर्क में सेंधमारी की जा रही है। अब बात असली खेल की। जिले में आधार केंद्रों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। भारत सरकार तक ने नोटिस जारी किया है। जिले में ऐसे कई जगह हैं जहां आधार केंद्र संचालित किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन पड़ताल में आधार केंद्र गायब मिले हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों पर घूसखोरी तक के आरोप लगाए गए हैं। आइए जानते हैं कैसे किया जा रहा है ये फर्जीवाड़ा। दमोह में आधार केंद्रों के नाम पर लंबे समय से फर्जीवाड़ा चल रहा है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में इसे लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिसमें 25 आधार नामांकन अपडेशन ऑपरेटर के नाम हैं और इन पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। ये कारण बताओ नोटिस बता रहा है कि किस तरह अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। आधार केंद्रों के नाम पर फर्जीवाड़े का सिर्फ एक पहलू ये है। इस मामले में MPSEDC पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। जिला ई गवर्नेंस अधिकारी और आधार कार्ड निगरानी समिति के प्रबंधक महेश अग्रवाल ने बताया कि जिला मुख्यालय में सिर्फ 3 से 4 ही आधार मशीन संचालित हैं, जबकि दमोह जनपद पंचायत कार्यालय में ही 6 मशीन संचालित बताई जा रही हैं। इस बारे में जब जनपद CEO विनोद जैन से बात की गई तो वो गुमराह करने की कोशिश करते नजर आए। उनका कहना था कि जनपद पंचायत परिसर में आधार कार्ड केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन जनपद पंचायत के नाम से कितने केंद्र संचालित हो रहे हैं या परिसर में कहां संचालित हो रहे हैं, इसकी उनको भी कोई जानकारी नहीं है। ये एक्चुअली में भारत शासन द्वारा बहुत से रजिस्ट्रार बनाए हुए हैं। जैसे राज्य के केस में 3 रजिस्ट्रार बनाए गए हैं, जिनमें स्कूल एजुकेशन विभाग, महिला बाल विकास और MPSEDC है। वर्तमान में MPSEDC के माध्यम से जिला मुख्यालय पे 3 से 4 मशीनें संचालित हैं, जो कि अपनी अपनी जो शासकीय लोकेशन है वहाँ पे संचालित हैं। आधार केंद्र स्थापित हैं और उस पर जो सुधार केंद्र है आधार कार्ड में करना पड़ते हैं वो कर रहे हैं, परिसर में स्थापित हैं और ई गवर्नेंस के माध्यम से ये सब संचालित होते हैं। सर कितने अपने यहाँ पर संचालित हैं, कितने केंद्र? एग्जैक्ट नहीं मालूम कितने हैं। भारत सरकार के आधार के ऑफिशियल पोर्टल के अनुसार जिले में 117 आधार मशीनें ऑनलाइन संचालित हैं, जिसमें जिला मुख्यालय में 33 मशीन संचालित दिखाई दे रही हैं, जिसमें जिला हॉस्पिटल में 4 मशीनें हैं, दमोह जनपद पंचायत में 6, जिला रोजगार कार्यालय में 3 मशीनें, जबकि SADO में 3, कृषि उपज मंडी में 2, नगर पालिका ऑफिस में 4 मशीनें बताई जा रही हैं। दमोह पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 मशीनें संचालित दिख रही हैं, जबकि महेश अग्रवाल यहां सिर्फ एक ही मशीन के संचालन की बात स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर में किसी भी आधार मशीन का संचालन नहीं किया जा रहा है। तो ये सवाल है कि आखिर 4 मशीनें कहां संचालित हो रही हैं, इनका इस्तेमाल कहीं फर्जी तरीके से तो नहीं किया जा रहा। अभी वर्तमान में नहीं संचालित हो रही है। कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई मशीन अभी नहीं संचालित नहीं हो रही। तो पहले से नहीं है कि अभी नहीं है? पहले से भी नहीं थी। पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरह ही जिला अस्पताल में 4 मशीनें संचालित बताई जा रही हैं, लेकिन सिविल सर्जन का कहना है कि यहां सिर्फ एक संचालित की जा रही है और अगर अन्य मशीनें ऑनलाइन संचालित दिखाई दे रही हैं, तो उसके संबंध में ई गवर्नेंस को जानकारी देकर मशीनों को डीएक्टिवेट कराया जाएगा। जिला चिकित्सालय में आधार कार्ड की एक ही मशीन संचालित है, जिसे मोतीलाल पटेल संचालित करते हैं। और सब बाकी और ऑनलाइन दिख रही हैं? बाकी यदि कोई ऑनलाइन दिख रही हैं तो वो हमारे यहाँ से संचालित नहीं है। उनके लिए हम ई गवर्नेंस में हम लेटर देंगे और उनको डीएक्टिवेट करवाएंगे। जिले की पथरिया तहसील में भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ 13 अवैध आधार केंद्रों की शिकायत SDM से की गई थी। SDM ने महिला बाल विकास अधिकारी राजकुमार लाडिया को इसकी जानकारी दी और इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद महिला बाल विकास कार्यालय में संचालित 2 मशीनों को बंद कर दिया गया, जबकि तहसील कार्यालय पथरिया, नगर परिषद पथरिया, आजीविका मिशन पथरिया और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि उनके कार्यालय के लिए आधार कार्ड मशीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है या स्वीकृति ली गई है। कुछ समूह द्वारा, एक कमेटी द्वारा SDM महोदय के यहाँ एक ज्ञापन दिया गया था इन मशीनों के संचालन या बंद रहने के संबंध में। उस संबंध में SDM कार्यालय से हमको एक पत्र मिला कि इन मशीनों की जांच करके आप इसका जांच प्रतिवेदन दें, और 6 मशीनों की जांच कराई है। मशीनें मेरे को कहीं संचालित नहीं पाई गई। महिला बाल विकास में 2 मशीनें जो संचालित थीं, शिकायत आधार पर इनको बंद कर दिया गया था, और अन्य जगह जो 4 मशीनों का स्थल पे हम गए हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ मशीन स्वीकृत थी या संचालित थी। जिला ई गवर्नेंस अधिकारी महेश अग्रवाल पर धोखाधड़ी के आरोप भी लगे हैं। इनके खिलाफ आधार केंद्र के पूर्व संचालक ने आधार मशीन की इजाजत देने के लिए 50,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। इस शख्स का आरोप है कि पैसे लेने के बाद भी उसे ID नहीं दी गई। सांसद, कलेक्टर और SP से इसकी शिकायत भी की गई। आधार रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन समिति गठित की गई है, जिसमें कलेक्टर, SP, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला स्तरीय लीड बैंक के प्रबंधक सहित 1 दर्जन अधिकारी शामिल हैं।
इसके बाद भी जिले में आधार बनाने में भारी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो यूपी के लोगों ने दमोह में फर्जी तरीके से आधार केंद्र रजिस्टर करवाए हैं, मनमाने स्थान पर आधार केंद्र संचालित कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। फर्जी आधार का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में भी किया जा सकता है और ऐसे में आधार में फर्जीवाड़ा देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। न्यूज़ 18 के लिए दमोह से धर्मेश पांडे की रिपोर्ट। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। जीआरपी एंटी क्राइम टीम की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हीराकुंड एक्सप्रेस से भारी मात्रा में चांदी जब्त किया गया है। ट्रेन के B3 कोच से 65 किलो चांदी जब्त की गई है। व्यापारी से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। जब्त चांदी की कीमत 45 लाख रुपए है। यूपी के हाथरस का रहने वाला व्यापारी है। कहां से ये चांदी लाया, कहां का पानी की तैयारी, इस बारे में पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई। और जीआरपी एंटी क्राइम टीम की एक और बड़ी कार्रवाई। हीराकुंड एक्सप्रेस से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। एक्सप्रेस के AC B3 कोच से ही गांजा जब्त किया गया है, जबकि जीआरपी के हत्थे 2 गांजा तस्कर भी चढ़े हैं। एक गांजा तस्कर बिहार का है, जबकि दूसरा दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। और इधर भाटापारा में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन अलर्ट हो चुका है। पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के चौक चौराहों पर 70 कैमरे लगाए हैं, जिससे पूरे शहर में 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। भाटापारा शहरी क्षेत्र में आज सिटी सर्विलेंस सिस्टम का इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया, जिसमें हम लोगों ने 70 कैमरे लगाए हैं। उच्च क्वालिटी कैमरे हैं, 65 बुलेट कैमरे हैं और 5 ANPR कैमरे हैं। ANPR ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन होता है, जिसमें कि नंबर प्लेट सारे जो भी बाहर जाने के रास्ते हैं भाटापारा से, उस पर हम लोगों ने ANPR कैमरे लगाए ताकि सभी नंबर को उसमें कैप्चर हो जाए। और जिस प्रकार से यहाँ बलौदापुर में लगाया गया था, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। उससे हमें अपराधों पे कार्रवाई करने में, आरोपियों पे कार्रवाई करने में और एक्सीडेंट घटनाओं में भी काफ़ी सफलता मिली थी। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने भाटापारा शहर में भी उसको लगातार पिछले 1 महीने से उसमें प्रयासरत थे और इससे प्रशासन की मदद से हमें CSR मदद से कुछ आवंटन प्राप्त हो, जिसके माध्यम से हम लोगों ने इसमें कैमरा लगवाया। और इधर खरगोन के बड़वा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मानसिक रूप से परेशान 50 साल के एक व्यक्ति ने खुद को एक कमरे में बंद कर घर में आग लगा ली। सूचना के बाद आग बुझाने और बचाव के लिए पहुंचे अग्निशमन दल और पुलिसकर्मियों पर वो घर का सामान फेंकने लगा। TI सहित पुलिसकर्मी समझाने के लिए पहुंचे तो वो खुद की गर्दन पर चाकू रखकर आत्महत्या की धमकी देने लगा। घर में रखे गैस सिलेंडर का रेगुलेटर भी खोलने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन दल ने आग बुझाई और किसी तरह इस व्यक्ति को समझाकर घर से बाहर निकाला। और इधर श्योपुर के विजयपुर तहसील में चरवाहों से वसूली का धंधा बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस एक्शन में आते हुए चरवाहों से टेरर टैक्स वसूलने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 बंदूकें और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बदमाशों की अलग अलग गैंग थी, उन गैंग में फायरिंग हुई थी और गैंग में फायरिंग हुई थी। इसकी सर्चिंग के बाद में सामने आया ये देशराज गुजर और ब्रजमोहन गुजर, ये 2 बदमाश हैं जो ले गए थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे 2 हथियार बरामद हुए हैं दोनों से। कितने आरोपी अभी मतलब बदमाश 2 गिरफ्तार हुए, 3 फरार हैं, उसमें 5 आरोपी है। इधर देवास वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने देवास के कलेक्टर से महाकाल के दर्शन की इच्छा जताई। फिर भला कलेक्टर कैसे उनकी इच्छा पूरी नहीं करते। देवास प्रशासन ने देवास वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए देव दर्शन यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में बुजुर्गों को उज्जैन के महाकाल लोक और महाकाल के दर्शन करवाए जाएंगे। वहीं इस यात्रा में देवास के 30 बुजुर्ग शामिल हुए हैं। प्रतिमाओं को छूना, ऊपर खड़े होना, फोटो सेल्फी। वृद्धाश्रम बसेरा से 30 बुजुर्ग जन उज्जैन श्री महाकाल के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय जी से बुजुर्गों ने हमने निवेदन किया था कि साहब हमें श्री महाकाल लोक जाना है, तो साहब ने बोला कि बिल्कुल भेज देंगे। आज पूरी व्यवस्था माननीय कलेक्टर महोदय जी ने करी है।
बस की व्यवस्था कर दी, वहाँ भी व्यवस्था उज्जैन में भी करी है। साहब के सहयोग से बड़ा उत्साह और आनंद के साथ हम सब महाकाल जा रहे हैं। हमारा कलेक्टर साहब जी पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार हो गया, 10 महीना नहीं हमारे। कैसा लग रहा है आपको महाकाल लोग जाके? बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, उनका आनंद का ठाट है हमारा बिल्कुल। साहब महाकाल राजा के दर्शन करने के लिए। कहाँ के आप लोग सब? हम वृद्धाश्रम देवास के हैं। कलेक्टर महोदय को हमने आग्रह निवेदन किया था, तो उनने हमारी बात का संज्ञान लेते हुए आज वो कलेक्टर महोदय और हमारे श्री दिनेश चौधरी सर हमको ले जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करवाने के लिए। हम बुजुर्गों में और मातृशक्तियों में बहुत उत्साह और उल्लास। और उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की गणना का काम चल रहा है। बाघों की गणना के लिए डिप्टी रेंजर जितेंद्र सिंह परिहार पहुंचे और इस दौरान उन पर एक बाघिन ने हमला बोल दिया, जिसमें वे जख्मी हो गए हैं। इसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। गनीमत रही कि बाघिन ने डिप्टी रेंजर पर एक बार हमला करने के बाद वो पीछे हट गई और दोबारा हमला नहीं किया। ताला रेंज के जितेंद्र सिंह परिहार परिचित साग डोहनी के पद पर पदस्थ हैं। ये सवेरे रूटीन गश्ती और हमारा जो फेस 4 की जो गणना कार्य चल रहा है उसके संबंध में गश्ती में थे। इनके साथ श्रमिक भी थे। अचानक झाड़ियों में कहीं पे टाइग्रेस थी और संभवतः वो बच्चों वाली थी, जो उनने इनके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने से इनके पैर में और जांघ में दांत गड़े हुए हैं। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर डिप्टी रेंजर पर एक बाघिन ने हमला किया था। हालांकि जख्मी वो हुए, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। गनीमत ये रही कि दोबारा बाघिन ने हमला नहीं किया, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर होता। हालांकि फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डिप्टी रेंजर अब खतरे से बाहर उनकी हालत बताई जा रही है। और मुंगेली में पिछले दिनों 5 साल की बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला एसपी चंद्रमोहन सिंह ने स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इनके मुताबिक किसी भी स्कूल के बसों में ड्राइवर, कंडक्टर और चौकीदार या अन्य स्टाफ का अच्छे से वेरिफिकेशन कराने के निर्देश हैं। साथ ही बसों में सीसीटीवी कैमरे और महिला कंडक्टर नियुक्त करने का भी आदेश जारी हो चुका है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं मुंगेली जिले में, सभी लोगों की नेक्स्ट वीक बैठक ली जाएगी। इस बैठक से पहले सभी लोगों को निर्देशित कर दिया गया है कि बस में जो सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं वो अनिवार्य रूप से लगवा लें। इसके अलावा जो बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, इवन सुरक्षा गार्ड, उनका पुलिस वेरिफिकेशन जो अनिवार्य रूप से होना है उसको करवा लें। इसके अलावा यदि जहां भी पॉसिबल हो महिला कंडक्टर और महिला गार्ड को भी, यदि बच्चियां हैं। कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले के बनरिया इलाके के ग्राम दामापुर के हाफ नदी में बना रपटा जोखिम भरा हो रहा है और इस रास्ते से स्कूली बच्चे रोजाना आना जाना करते हैं। इस खबर को न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से दिखाया था। बारिश में बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। 6-7 गांव के लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर जन्मजय महोबे ने एसडीएम बनरिया को निर्देशित किया है मौके पर जांच पड़ताल वो जाकर करें। साथ ही इस रास्ते से आवागमन को तत्काल बंद करा दिया गया है। देखिए, मैंने इस संबंध में एसडीएम को वहां पर भेजा था और एसडीएम ने रिपोर्ट मुझे दी है आज ही, और मुझे जैसी सूचना प्राप्त हुई थी उसके बाद भेजा था। एक्चुअली वो लगभग 17-18 साल पहले वहां पे दामापुर में एक स्टाफ डैम बना था और उसमें एक साइड गड्ढा हो गया था, जिसकी वजह से वो जो रोड है जर्जर हो गई है और एक छोटा सा उसमें मतलब स्टाफ डैम कम रोड थी, पुलिया जैसे बना हुआ था, उसी के ऊपर से लोग जाया करते थे। अभी वो जर्जर होने की वजह से वहां पर मेला लगा था, संभवतः स्थानीय लोगों ने वहां पर एक अस्थायी रास्ता बनाया होगा और जो अच्छी स्थिति में, मतलब खतरनाक स्थिति में है ऐसा मुझे बताया गया। तो एसडीएम ने वो रास्ता अभी बंद करवा दिया है और पुलिस को भी खबर दी गई है। स्कूल में भी बताया गया कि स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं तो उसी रोड से जाते हैं और उसके लिए थोड़ा दूरी तय करना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर, वहां से भी जाया जा सकता है वैकल्पिक मार्ग। और कोंडागांव जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कोकोड़ी में बन रहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में श्रमदान किया। कलेक्टर दीपक सोनी ने खुद भी अधिकारियों के साथ श्रमदान किया। जिले में बन रहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट सहकारिता के आधार पर बनने वाला पहला प्लांट है। मक्के से इथेनॉल तैयार करने के लिए मक्का प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है। इलाके के किसानों को इस प्लांट से काफी उम्मीदें हैं।
साहब के और जिला प्रशासन के आह्वान पर यहाँ पर जो श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया और इसमें मैं भी सुना और मैं भी आ गया, तो निश्चित तौर पर आगे देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन आशा और उम्मीद है कि काम जो समय सीमा दिए हैं उसके अंदर पूरा हो। ऐसा मैं प्रशासन से और शासन से भी अनुरोध करता हूं कि यहाँ की जो जनता है उनको लाभ मिल सके। हमारा टारगेट है कि जून से जुलाई तक हमारा ये कार्य कंप्लीट हो जाए और तदुपरांत जो है इसका कमीशनिंग किया जाने का हमारा प्रयास हो रहा है। उसी के तहत जो है तीव्र गति से कार्य चल रहा है और लगभग डेली जो है 150 से 200 लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, फैब्रिकेशन का कार्य कर रहे हैं, साथ ही श्रमदान के माध्यम। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।